हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी जा रही होगी। राइट बेटा जी, लास्ट वीडियो में हमने केस स्टडीज किए थे जो 25 में आए हैं, तो मैंने 5 इसमें केस स्टडीज कराए थे आपको। पहले मैंने वो देखो, इतना बड़ी केस स्टडी बोर्ड पे लिखना मुश्किल है, राइट। और अभी मुझे इतनी अच्छी वो सब एडिटिंग वगैरह नहीं आती है कि मैं पैरेलली क्वेश्चन इस पे ऐड ऑन कर दूं। तो मैंने क्या किया था, लास्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए थे वो सब एंड में मैंने उसमें ऐड कर दिए थे वीडियो के अंदर। ठीक है, आज की वीडियो में मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा ताकि आप पहले क्वेश्चंस देख लें, राइट, और फिर उसके बाद अपना क्वेश्चंस को पढ़ लें। ठीक है, पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा आप सारे क्वेश्चंस, फिर आप इसके सॉल्यूशंस देख लेना। ठीक है, केस स्टडी कोई नई चीज नहीं होती है, राइट। आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसी पे बेस, सिर्फ उसको लैंग्वेज फॉर्मेट में थोड़ा सा पहले उसकी वो इनिशियल्स दे देगा, मींस उसकी थोड़ी ब्रीफिंग कर देगा। उसके बाद में जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो वही होंगे जो आप रेगुलर क्वेश्चंस में करते हो। वो आप जो 3 मार्कर्स में कर रहे हो, 2 में कर रहे हो या 5 मार्कर्स में कर रहे हो, कॉन्सेप्ट आर सेम। कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है बेटा जी, तो आज की वीडियो में स्टार्टिंग में आपको 5 फोटोज मिलेंगे, हम 5 केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, राइट। फिर आप उनको रीड कर लेना और सोल्यूशन आपको आगे मिल ही जाएगा। मैं भी आपके लिए रीड करूंगा, राइट, लेकिन आपको स्टार्टिंग में आप पहले वो सारे फोटोज वापस देख लीजिएगा जाकर के वीडियो में। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स ऑल्सो। स्टार्टिंग में बोल देता हूँ, बाद में बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है बेटा, और अब अपनी वीडियो क्वालिटी को आप 720 पिक्सल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है वो अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट केस स्टडी है, मतलब 5 हमने उसमें कर लिए। आज की क्लास की फर्स्ट है, टेक्निकली 6 हो जाएगी हमारी, 5 उधर थी, कंटिन्यूएशन ही है ना उसका, राइट। तो देखो क्या है हमारी, मैं पहले रीड कर देता हूँ फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्लाइनोमीटर इज अ टूल दैट इज यूज्ड टू मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन। एक हमें कोई क्लाइनोमीटर हमारा डिवाइस बता हुआ है, वो क्या करता है, इट इज यूज्ड टू मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन। वी कैन यूज द क्लाइनोमीटर टू मेजर द हाइट ऑफ ऑल टॉल थिंग्स दैट यू कांट पॉसिबली रीच। हाँ जी, जिसको हम मतलब नॉर्मली मेजर नहीं कर सकते, उसको हम क्लाइनोमीटर की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है मैडम, with the help of a clinometer, Harish measured the angle of elevation of the roof of a building from a point P on the ground as 45 degree। ठीक है बेटा जी, हम एक हरीश नाम का लड़का है, उसने क्या किया, एक बिल्डिंग है हमारी, हाँ जी, विद द हेल्प ऑफ अ क्लाइनोमीटर हरीश मेजर द एंगल ऑफ, मैं पैरेलली डायग्राम भी बनाता हुआ जा रहा हूँ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में सिर्फ हमारा डायग्राम ही मेन होता है। एक बार आपने डायग्राम बना लिया तो क्वेश्चन करने में कोई मुश्किल आपको नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो वो क्या कह रहे हैं, the angle of elevation in the roof of a building from a point P on the ground is 45 degree। ठीक है बेटा, ये हमारी बिल्डिंग हो गई कोई, हाँ जी, ये उसकी रूफ है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारा, पॉइंट P दिया हुआ है, यहाँ से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। ठीक है बेटा जी, ये हमें दिया हुआ है, दिस एंगल इज हमारा 45 डिग्री, राइट बेटा। दिस इज अ बिल्डिंग जिसकी रूफ हो गई ये हमारी, हाँ जी, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट P इज 45 डिग्री, राइट बेटा जी। देन वो कह रहा है ऑन द सेम वॉल द एट सम हाइट बिलो द टॉप देयर वाज अ सोसाइटी लोगो। मींस इसी वॉल पर सपोज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई एक सोसाइटी लोगो लगा हुआ है। ठीक है बेटा जी, इस पॉइंट पर at some height below the top there was a society logo whose angle of elevation from the same point P was measured as 30 degree। ठीक है बेटा, तो ये इसी पॉइंट P से अगर हम सोसाइटी लोगो की बात करते हैं तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा, दैट इज हमारा 30 डिग्री। समझ में आ रहा है, होप आपको क्लियर हो रहा होगा। मैंने डायग्राम बना दिए और एक हमारी क्लाइनोमीटर की हेल्प से हमने क्या किया है, एक हरीश नाम के लड़के ने एक पॉइंट P से मेजर किया है, एक बिल्डिंग हो गई, ये हमारी क्या हो गई, बिल्डिंग हो गई, दिस इज व्हाट हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाँ जी, ये हमारी क्या है, बिल्डिंग है, राइट। उसकी रूफ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 45 डिग्री, और उसी की टॉप से थोड़ा नीचे सोसाइटी लोगो लगा हुआ है, राइट, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। ये हमारा हो गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे हुए हैं। अब वो बोल रहे हैं द पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। जो पॉइंट P है हमारा, ये वाला, ये यहाँ से बेस ऑफ बिल्डिंग से 24 मीटर की दूर पर है, ये वाला हमारा डिस्टेंस भी हमें अवेलेबल है। ठीक है जी, देन वो कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए पार्ट में 2 पार्ट है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग लोगो फ्रॉम द ग्राउंड, या व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है बेटा जी, तो मैं पार्ट एक ही अगर मैं बात करूं उसमें, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या बताना है मुझे, फर्स्ट पार्ट में मेरे को बताना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग लोगो फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है बेटा, तो अगर मैं इसको लेबलिंग कर दूं, ये P लिखा हुआ है मेरा, इसको हम Q लिख लेते हैं, इसको R लिख लेते हैं, इसको S लिख लेते हैं। लेबल आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो अभी मेरे को हाइट ऑफ लोगो बतानी है, तो मेरे को इस ट्रायंगल में यहाँ पर लगाओ ना, दिस इज लोगो, हाँ जी, ये लोगो है हमारा। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें इसकी हाइट बतानी है, तो आप क्या ट्रायंगल PQR में चले जाइए, इन ट्रायंगल PQR, राइट बेटा। ये तो 90 डिग्री होगा ना, हाइट दी हुई है उसकी, बिल्डिंग तो सीधी होगी ना, टेढ़ी तो होगी नहीं हमारी, राइट।
तो नाउ व्हाट यू कैन अप्लाई, आपको ये बताना है आर क्यू और आपको ये पता है, तो आपको परपेंडिकुलर बताना है, बेस आपको पता है, तो आपका एंगल क्या है 30 डिग्री, तो हम क्या यूज कर लेंगे tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो आर क्यू या क्यू आर अपॉन पी क्यू। ठीक है बेटा, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, आर क्यू हमने बतानी है विच इज द हाइट ऑफ द लोगो, राइट, अपॉन में हमारा 24 आ जाएगा। इसको इधर शिफ्ट कर लो तो 24/√3 आ गया। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, अपॉन √3 इंटू √3 इक्वल्स टू आर क्यू हमारा हो गया, तो 24√3/3 आएगा इक्वल्स टू आर क्यू, तो 3/8 इज व्हाट हमारा 24। ठीक है बेटा जी, तो 8√3 मीटर क्या आ गई हमारी हाइट ऑफ लोगो आ गई। यू कैन से हाइट ऑफ लोगो, आप ऐसे लिख सकते हो, इस तरीके से लिख जाओगे। ये और पार्ट है हमारा, हाँ जी, ये 2 मार्कर है, अगर आप इसका ऐसे करके आते हो तो 2 मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है बेटा जी, इसके और पार्ट में हमें क्या बताना है, सेकंड पार्ट जो इसका दिया हुआ है, इसमें हाइट ऑफ बिल्डिंग बतानी है, मींस एसक्यू बताना है, तो वो तो और भी ज्यादा इजी है। अब आपको क्या करना है, इन ट्राइंगल अगर आप पी क्यू एस की बात करो, पी क्यू एस इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग ना, राइट, उसमें एंगल हमारा 45 डिग्री दिया हुआ है, तो आप क्या यूज करोगे tan 45 डिग्री यूज कर लोगे। ठीक है बेटा जी, tan 45 हमारा क्या होगा क्यू एस बाय पी क्यू ही हो जाएगा, राइट। tan 45 1 होता है, क्यू एस की वैल्यू में बतानी है, पी क्यू हमारा 24 है, राइट। आप इसको इधर शिफ्ट करो तो 24 इक्वल्स टू क्या आ गई हमारी 24 क्यू एस आएगा विच इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है बेटा, देखो आप कोई सा भी पार्ट कर सकते थे, मेरे अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट ज्यादा इजी है, फर्स्ट वाले से उसमें तो फिर भी √3 वगैरह रेशनलाइजेशन वगैरह करना पड़ता है, और पार्ट ज्यादा इजी था। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर वो कह रहा है व्हाट इज द सॉरी, ये जो ए पार्ट हो गया हमारा, ये चॉइस में था, कोई एक ही करना है आपको, दोनों नहीं करने थे। अब हम देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द एरियल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। हाँ जी, एरियल डिस्टेंस ये पूछ रहा है, उसने बोला अभी स्लांट, पीएस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है पीएस, सॉरी हाँ पीएस पूछ रहा है। ठीक है, तो पीएस फाइंड करने के लिए आपको वापस इसी ट्राइंगल में जाना होगा, इन ट्राइंगल पी क्यू एस की हम बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा जी, अब आपको ये भी पता है पी क्यू एस भी पता है और पी क्यू भी पता है, राइट। हाँ जी, तो आप इसमें साइन भी लगा, देखो आपको हाइपोटेनियस बताना है ना, व्हाट इज पीएस, तो दैट इज द हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस किस किस में आता है, बेस में भी आता है, सॉरी कोस में भी आता है, साइन में भी आता है, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर मैं इसमें कोस 45 डिग्री यूज करता हूँ, दैट विल बी बेस विच इज पी क्यू और अपॉन हाइपोटेनियस, तो पी क्यू अपॉन मेरा क्या हो जाएगा पीएस हो जाएगा, जो हमें बताना है। तो पीएस हमें बताना है, cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 होता है। ठीक है बेटा जी, पी क्यू हमने हमारा 24 मीटर है, तो 24 अपॉन पीएस। ठीक है बेटा, अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो पीएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24√2 मीटर आ जाएगी। ठीक है बेटा जी, दिस इज द आंसर फॉर योर सेकंड पार्ट। हाँ जी, ये 1 मार्कर था, ये ऊपर वाला 2 मार्कर है, राइट बेटा जी, राइट। अब इसका हम सी पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। सी में क्या कह रहा है वो हमारा, हाँ जी बेटा, सी पार्ट कह रहा है if theta is the angle of elevation of the top of the building when the point P is moved 9 meter towards the base of the building, then find tan theta। क्या बताना है हमें, tan theta की वैल्यू बतानी है। ये अभी हमने क्या किया, 9 मीटर टूवर्ड्स द बिल्डिंग मूव हुआ है, सपोज इस पॉइंट पे आ गया, समझने की कोशिश करना। तो यहाँ से जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, सपोज दैट एंगल इज थीटा, उसने बोला हुआ अभी, हाँ जी समझ में आ रहा है, ये कितना गया है यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर गया है, राइट बेटा, क्लियर। ये कितना गया है 9 मीटर और ये टोटल कितना है हमारा 24 मीटर, तो आगे कितना बचा होगा 15 मीटर बचा होगा। हाँ जी, 15 प्लस 9 इज व्हाट 24 ना, समझ आया। वो अगर पॉइंट पी हमने 9 मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग अपना मूव किया है, तो 9 मीटर वो इस पॉइंट पे आ गए। अब यहाँ से जो एंगल बनना है दैट इज थीटा, हाँ जी, और तो उसकी हमें tan की वैल्यू बतानी है, फाइंड tan थीटा बताना है। क्या बताना है हमें, tan थीटा बताना है। तो ये तो बहुत इजी है, ये 9 है तो आगे कितना बचा 15, क्योंकि टोटल 24 है ना। तो बस अब आप क्या करोगे, अब आप इस ट्राइंगल, इसको पॉइंट में कुछ बोल दो, पी क्यू आर एस टी बोल दो इसको, हाँ जी, राइट। तो आपको क्या करना है, इन ट्राइंगल आप ऐसे लिख सकते हो, इन ट्राइंगल टी क्यू एस, तो आपको tan थीटा अप्लाई करना है। तो tan थीटा मेरा क्या होगा, दैट विल बी क्यू एस अपॉन टी क्यू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, समझ आ रहा है ना बेटा, राइट। बस अब आपको tan थीटा की वैल्यू बतानी है। तो क्यू एस आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, क्यू एस हमने इधर निकाला था विच इज 24, हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो हमारी, और टी क्यू हमारा 15 है, राइट। बोथ आर डिविजिबल बाय हमारा 3, तो 3 8 इज 24, 3 5 इज 15, तो 8/5 हमारा आ जाएगा tan थीटा की वैल्यू, राइट। आप चाहो तो डेसिमल्स में भी लिख सकते हो, दिस इज इट, राइट। मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, आपको तो क्विकली करना है। ये कर लो पार्ट, ये वाला कर लो और ये वाला फटाफट कर लो, राइट। ये वाला पार्ट ज्यादा इजी है और वो आगे यूज भी हो रहा है, तो आपको सिर्फ इन तीनों को करना था और इजीली आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं। देखो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं।
देखो बेटा, ये केस स्टडी हमारी सरफेस एंड वॉल्यूम से, हमें ये डायग्राम दिया हुआ है। पहले मैं इसकी इनिशियल से ब्रीफिंग रीड कर देता हूँ आप लोगों के लिए, बाकी आपने क्वेश्चंस में तो देख ही लिया होगा। A skilled carpenter decided to craft a special rolling pin. Rolling pin means बेलन, ठीक है। For the local baker, he carefully joined 3 cylindrical pieces of wood, 2 small ones on the ends and 1 larger in the center to create a perfect tool. एक बड़ा सिलेंडर ऐसे लगा हुआ है, 2 ये हमारे सिलेंड्रिकल पार्ट्स ऐसे लगे हुए, ठीक है। डायमेंशन ऑलरेडी फिगर में गिवन है आपको, राइट। अब वो कह रहा है द बेकर लव्ड द रोलिंग पिन एज इट रोल्ड आउट द स्मूथेस्ट डो फॉर द ब्रेड्स एंड पेस्ट्रीज, ठीक है। वो तो उससे कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ रीड कर लो उसको, राइट। अब आपको सब डायमेंशंस लिखी हुई है। लेंथ ऑफ बिगर सिलेंडर हमें 12 है, उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर जो है, बड़े वाले का, छोटे वाले का डायमीटर 2.1 है और उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा जी। अब आपसे क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बिगर सिलेंड्रिकल पार्ट। देखो ये तो हमारा क्या होता है, इट इज जस्ट हमारा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। हाँ जी, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंड्रिकल पार्ट क्या है हमारी, वॉल्यूम ऑफ, आप ऐसे लिख लेना वर्डिंग, बिगर सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट। हाँ जी, तो क्या होती है सिलेंडर की वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच होती है। हाँ जी, क्या होती है सिलेंडर की वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच होती है। वैल्यूज डाल दो 22/7। अब देखो इसका रेडियस कितना होगा, इसका जो डायमीटर है दैट इज 7, तो रेडियस कितना लेंगे हम लोग, 7/2 लेंगे, राइट। और उसका स्क्वायर हो रहा है तो हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसको फ्रैक्शन में ही रखना, डेसिमल्स में मत कन्वर्ट करना, डेसिमल्स में बच्चा फंस जाता है, फ्रैक्शंस में कैलकुलेशंस इजी होती है। ऑन द हाइट इज व्हाट, हाइट हमारी होगी 12 होगी, ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगी 12 होगी। देखो अगर सिलेंडर वर्टिकल है तो उसको हम हाइट से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो हॉरिजॉन्टल होता है इस तरीके से तो उसको लेंथ भी बोल दिया जाता है, राइट। वैल्यू सेम ही होंगी, लेंथ बोले हाइट बोले इधर वही पुट होगी, राइट। कैंसिलेशन कर लो 7 से 7, अब तो कैलकुलेशन है हमारी, ये 2 से हमारा कितने टाइम्स निकल जाएगा, 6 टाइम्स निकल जाएगा, 2 से 3 टाइम्स निकल जाएगा, ठीक है बेटा जी। अब ये कितना है 22 और इधर 7 into 3 21 रह गया, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इन सेंटीमीटर क्यूब। कितना आएगा हमारा 21 into हमारा 21 into 1 22 आ गया हमारा, 22 44 into 462 आ जाएगा, 462 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, राइट। कैलकुलेशंस तो आपका पार्ट है, फटाफट मल्टीप्लाई करें और आंसर फाइंड कर ले। अगर मेरे से गलत भी हो जाता है तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, खुद से करोगे, ठीक है। ये 1 मार्क करें, इजीली हमारा हो गया है 1 मार्क्स। अब सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है फाइंड द सीएसए ऑफ द बिगर सिलेंड्रिकल पार्ट। कितना इजी है, देखो इससे ज्यादा इजी क्या ही हो सकता है। सीएसए ऑफ बिगर सिलेंड्रिकल पार्ट पूछ रहा है, सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड है, आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा कोई इजी केस स्टडी हो सकती है। बिगर सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, फॉर्मुला क्या होता है हमारा, दैट इज 2 पाई आर एच। हाँ जी, वैल्यूज डाल दो 2 into 22/7, रेडियस देखो डायमीटर 7 दिया हुआ है ना, तो हम रेडियस हाफ लेंगे, तो इसलिए मैं इसको 7/2 लिख रहा हूँ। तो 7/2 इंटू हाइट हमारी 12 हो गई, ठीक है बेटा। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है जी, राइट। तो 12 is 24, 12 is 24 to 26, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो यूनिट का लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इफ यू आर नॉट राइटिंग द यूनिट आपकी 0.5 मार्क्स इजीली चले जाते हैं, समझ आ रहा है। तो डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट। वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब लिखना होता है, एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जिस भी यूनिट में डायमेंशन है उसका स्क्वायर में लिखना है, ठीक है जी। नाउ थर्ड पार्ट में तो ऑफ कोर्स 2 हमारे वो दिए हुए हैं, 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में रीड करता हूँ, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंड्रिकल पार्ट टू द वॉल्यूम ऑफ 2 स्मॉल सिलेंड्रिकल पार्ट्स, ठीक है, राइट। फर्स्ट पार्ट ये है, दूसरा है फाइंड द सम ऑफ द सीएसए ऑफ द 2 आइडेंटिकल स्मॉलर सिलेंड्रिकल पार्ट्स। दोनों ही इजी है, ठीक है, दोनों इजी है हमारे। तो थर्ड पार्ट में अगर हम ए पार्ट की बात करें, हाँ जी, तो हमें रेशियो बताना है बिगर का, और दूसरा दोनों टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर सिलेंड्रिकल पार्ट्स, ठीक है। तो आप अगर करोगे तो आपको पहले इसमें फाइंड करना होगा वॉल्यूम ऑफ बोथ स्मॉलर सिलेंड्रिकल पार्ट, हम करेंगे स्मॉलर सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट आपको पहले वो फाइंड करनी होगी वॉल्यूम, ठीक है जी। तो हम क्या लिख लेंगे 2 into पाई, इसको इधर कैपिटल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के लिए, और इधर स्मॉल ले लेते हैं 2 पाई आर एच, ठीक है। वो बड़ा है ना तो बड़े लेटर्स यूज कर लिए हमने, पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। अब ये क्या है हमारा 2 मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया कि दोनों की वॉल्यूम फाइंड करनी है, इंटू पाई की वैल्यू 22/7। हाँ जी, अभी रेडियस हमारा कितना है, देखो इसका डायमीटर 2.1 है, तो रेडियस कितना होगा, उसका हाफ हो जाएगा, मीन्स 2.1/2 इंटू 2.1/2, और हाइट हमारी कितनी दी हुई है 5 दी हुई है, ठीक है बेटा जी, समझ आ रहा है। आप 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 0.3 आ जाएगा आपका। हाँ जी बेटा, समझ में आ रहा है। 2 से इसको डिवाइड कर लो, राइट। अब 2 से ये डिविजिबल है हमारा, तो 11 आ गया, राइट बेटा जी। ये तो कैलकुलेशन है ना आपकी, तो 11 into 5 55 हो गया,
0.3 इंटू 2.1 ये हो जाएगा हमारा 0.63, राइट। आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 55 इंटू दिस, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। अब आपको बताना क्या है, इसका रेशो बताना है, बड़े वाले का और इन दोनों का रेशो बताना है, ठीक है जी। तो अगर हम रेशो की बात करेंगे तो रेशो कैसे आएगा हमारा, ऊपर वॉल्यूम हमारी कितनी आई थी 462 आई थी, ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय क्या हो गया हमारा 55 इंटू 0.63 आ गया, ठीक है बेटा, राइट। अब आपको रेशो फाइंड करना है ना, पॉइंट हटाओगे तो 100 मिल जाएगा इधर, हाँ जी, राइट। अब दोनों 5 से डिविजिबल है तो 11 और ये 20 आ गया हमारा, राइट, समझ आ रहा है। अभी 11 से डिविजिबल है, 11 4 इज व्हाट 44, हाँ जी, 2 बचेगा, 11 2 इज 22, 42 आ गया। नाउ बोथ आर डिविजिबल बाय 7, तो 7 6 इज 42, 7 9 9 7 इज 63, ठीक है बेटा जी, हाँ जी। मैंने क्या किया 7 6 को डिवाइड किया, 7 6 इज 42, 7 9 इज 63। अब दोनों हमारे किससे डिविजिबल हो गए 2 3 से, 3 2 6 3 3 इज 9, तो 2 इंटू 20 40 बाय 3, तो हमारा रेशो कितना आ गया 40:3 आ गया, ठीक है बेटा। कैलकुलेशंस आप खुद से कर लेना, मेरा मतलब आपको कॉन्सेप्ट करना समझाना, ठीक है बेटा जी। तो इसका ये ए पार्ट तो ये हो गया, और में हमारा क्या है बी पार्ट में हमारा क्या कह रहे हैं वो हमें बताना है, सम ऑफ CSF टू आइडेंटिकल, ये ज्यादा इजी है, जो सेकंड पार्ट है वो ज्यादा इजी है। तो अगर हम सम की बात करेंगे, सम ऑफ CSF स्मॉलर सिलेंड्रिकल पार्ट, आपका जो मना है वो कर सकते हो, लेकिन इजी वाला सिलेक्ट करोगे तो ज्यादा सही है, सिलेंड्रिकल पार्ट। तो इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2πRH हो जाएगा, हाँ जी बेटा जी, दो है ना, और एक का 2πRH से यूज करेंगे और उसकी उनकी डायमेंशन आपको पुट करनी है। तो 2 इंटू 2 22/7 आ गया, रेडियस हमारा 2.1/2 हो गया, हाँ जी, और हाइट हमारी 5 होगी, राइट बेटा, क्लियर हो रहा है। अब आप इसको डेसिमल रिमूव करते हो तो अपॉन में 10 आ जाएगा, राइट, 7 3 इज 21, और ये 5 2 इज 10, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू 3 रह गया, विच इज व्हाट हमारा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा जी, राइट। तो इस तरीके से आपको करना था, देखो कितनी केस स्टडी है, अगर इस तरीके का डायग्राम आए और इतने इजीली आप इसको फिर कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो केस स्टडी में नया कुछ नहीं होता है, यू जस्ट नीड टू बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर, आपकी फॉर्मुलाज लर्न होने चाहिए, और क्योंकि कुछ फॉर्मुला बेस्ड आती है, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड आती है, राइट। तो आप अगर अपने चैप्टर को अच्छे से किया होगा तो आप इजीली चीजें कर जाओगे। होप आपको केस स्टडी क्लियर होगी, कुछ नहीं था, सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड थी, वैल्यूज डालनी थी और बेसिक कैलकुलेशन, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। देखो बेटा, अभी जो हम केस स्टडी करने वाले हैं वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। अगर आपने स्टार्टिंग में फोटोज देखे होंगे तो थर्ड पे हमारी क्या थी, प्रोबेबिलिटी बेस्ड थी, राइट। मैं पहले रीड कर देता हूँ, फिर हम उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। राहुल इज अ लकी चार्म फॉर हिज क्रिकेट टीम, ही हैज अ जार ऑफ कार्ड्स विद नंबर्स फ्रॉम 10 to 74। राहुल एक लड़का है जो अपनी टीम के लिए काफी लकी चार्म है, मींस गुड लक है वो बेसिकली, राइट। उसके पास में क्या है, कुछ कार्ड्स होते हैं जिसपे 10 to 74 सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, 10 11 12 एंड सो ऑन टिल 74 लिखे हुए हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं बिफोर ईच मैच ही ड्रॉज अ कार्ड फ्रॉम द जार, हर एक मैच से पहले वो एक कार्ड ड्रॉ करता है। इफ द कार्ड बियर्स एन इवन नंबर द टीम विन्स, अगर उस कार्ड पे इवन नंबर आता है, इवन नंबर क्या होते हैं हमारे, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, तो टीम क्या होगी हमारी, जीत जाएगी, ठीक है। इफ द नंबर इज इवन एंड डिविजिबल बाय 5, अब उसने क्या बोला है कि नंबर इवन हो, डिविजिबल बाय 5 हो, मींस 10 20 हाँ जी 30, अगर ऐसा नंबर होगा तो वो क्या होगा हमारा दे विन बाय अ बिग मार्जिन, मतलब वो जीतते भी है और मार्जिन भी अच्छा खासा होता है जीतने का, मतलब वो अच्छे तरीके से जीत जाते हैं, राइट। देन वी हैव इफ द नंबर इज एन ओड नंबर लेस देन 30, ठीक है, अगर नंबर ओड है और लेस देन 30 है, समझ आ रहा है, तो दे विन बाय स्मॉल मार्जिन, तो वो जीतते तो हैं वापस लेकिन स्मॉल मार्जिन से। एंड इफ द नंबर इज प्राइम नंबर बिटवीन 50 to 74, अगर नंबर 50 to 74 निकल के आता है तो दे लूज, समझ आ रहा है, तब वो हार जाएंगे, ठीक है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इफ राहुल ड्रॉज द कार्ड्स टुडे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पास में जो कार्ड्स हैं वो कहां से कहां तक नंबर है, 10 to 74 है, ठीक है बेटा जी, हाँ जी, 10 11 12 और टिल 74 तक उसके पास में लिखा हुआ है। तो टोटल कार्ड्स उसके पास में कितने हैं, उसके जार के अंदर टोटल कार्ड्स हो गए हमारे 65, ठीक है, राइट। अभी हम किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बात करते हैं तो उसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल अपॉन आउटकम। अभी मैं पार्ट्स की तरफ नहीं जा रहा हूँ, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, दिस इज द प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अगर आप शॉर्ट्स देख रहे हो तो आपको क्लियर होगा, और प्रोबेबिलिटी की तो वन शॉट वीडियो भी जा चुकी है, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो, ठीक है जी। उसमें मैंने सब कुछ कवर करा दिया बेटा, राइट। अब देखो हम आंसर्स पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राहुल ड्रॉज अ कार्ड विद एन इवन नंबर समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में मैं क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कार्ड, इवन नंबर कार्ड, इवन नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, 10 आ सकता है, 12 आ सकता है, हाँ जी 14, उसके बाद में 16 18 इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो टोटल जो हमारे पास में कार्ड है 65, उसके हाफ हमारे क्या होंगे, ओड होंगे और हाफ इवन होंगे।
ये हमारा क्या है 65 इज अ ऑड नंबर। हाँ जी, तो इसका अगर मैं इससे छोटा नंबर क्या होगा 64। हाँ जी, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ गया 32 आ गया। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे जो इवन, देखो ये ना स्टार्ट इवन नंबर से हो रहा है। कहां से हो रहा है? स्टार्ट इवन नंबर से हो रहा है और एंड भी इवन नंबर से हो रहा है। समझ में आ रहा है? राइट, तो इसमें जो इवन नंबर कार्ड होगा वो एक ज्यादा होगा। ठीक है, तो मतलब 32 तो इवन हो गए, 32 ओड हो गए, लेकिन 32 में इसमें +1 हम करेंगे क्योंकि वो स्टार्ट और एंड इवन नंबर से हो रहा है। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा हमारा 33/65। ठीक है बेटा जी, 33/65 इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। ये प्रोबेबिलिटी होगी कि वो हमारा इवन नंबर कार्ड ड्रॉ करेगा। समझ आ गया आपको ये? राइट, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है इस तरीके से फटाफट लिख ले, 10, 12, 16 इस तरीके से लिखेगा, थोड़ा सा टाइम जाएगा बट एक्यूरेसी आ जाएगी। बाकी ये जितने कार्ड्स होते हैं उसमें आधे ओड होते हैं, आधे इवन होते हैं। इसमें हमारे पास में 65 कार्ड्स हैं, अगर 64 होते हैं तो 32 हो जाते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? राइट, अगर इसमें अब 65 है तो इसमें इवन ज्यादा होंगे, एक ज्यादा होगा क्योंकि वो स्टार्ट और एंड इवन से हो रहा है। अगर वो स्टार्ट और एंड ओड से ज्यादा होता हमारा तो हमारा क्या हो जाता है, सपोज यहाँ पे 10 to 74 ना होके 9 to 73 होते हैं। राइट, तो इस केस में हमारा क्या हो जाता है, ओड 33 होते और हमारे इवन 32 हो जाते। समझ आ रहा है जी? होप आपको क्लियर हो रहा होगा। बस ये तो कुछ नहीं है अब हमारा। हाँ जी, अब देखो, अब सेकंड पार्ट में वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राहुल ड्रॉज अ कार्ड विद एन ओड नंबर लेस देन 30। किससे पूछ रहा है वो? लेस देन 30। क्या पूछ रहे हैं? ओड नंबर लेस देन 30। ओड नंबर लेस देन 30। आप NO ना लिखें डॉट करके, आपको पूरा लिखना है। ठीक है जी, अब इसमें हमारे फेवरेबल कितने होंगे? 30 में हमारा 11 आ सकता है। हाँ जी, 13 आ सकता है, 15 आ सकता है, 17 आ सकता है, 19। तो 5 इधर हो गए, सेम हमारा 21, 23, 25, 27, 29, 5 उधर आ गए। तो टोटल कितने होंगे हमारे फेवरेबल? 10 कार्ड्स हो जाएंगे अपॉन में 65। समझ आ रहा है ना बेटा? ओड नंबर होना चाहिए और लेस देन 30 भी होना चाहिए हमारा। आर यू गेटिंग दैट? तो हमारा 11, 13 काउंट होगा, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29। टोटल देयर विल बी 10 कार्ड्स। राइट, अब बोथ आर डिविजिबल बाय 5, तो 5 2 is 10, 13 into 5 65। तो 2/13 will be the answer for this question। राइट बेटा, होप क्लियर हो रहा होगा। राइट, ये बहुत इजी केस स्टडीज आर ऑलवेज इजी। राइट, बच्चे को लगता है कि वो थोड़ा मुश्किल है बट केस स्टडी हमेशा इजी आते हैं। राइट, वो पूछ रहा है, अब देखो थर्ड में ए पार्ट है और बी पार्ट है। राइट, ए में करा देता हूँ, बी आप खुद से कर लेना। वो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राहुल ड्रॉज अ कार्ड विद अ प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 74। राइट, क्या पूछ रहा है वो प्रोबेबिलिटी? वो पूछ रहा है हमारा नंबर, प्राइम नंबर डालेंगे, प्राइम नंबर बिटवीन, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखोगे 50 एंड 74। ठीक है बेटा जी, 50 और 74 के बीच में जो प्राइम नंबर होगा वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। राइट, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे। हमारा 50 के बाद क्या होगा? हमारा 51 आएगा। 51 इज नॉट द प्राइम नंबर। 52 नहीं है प्राइम नंबर। 53 हमारा प्राइम नंबर होगा। ठीक है, 54 नहीं होता है, 55 नहीं होता है, 56 नहीं होता है। हाँ जी, 57 नहीं होगा, 58 नहीं होगा, 59 होगा। क्या होगा हमारा नेक्स्ट नंबर? 59 होगा। ठीक है, 60 फिर ऑफकोर्स जो इवन नंबर्स होते हैं वो कभी प्राइम नहीं होते हैं। ठीक है जी, समझ आ रहा है? इवन सिर्फ 2 होता है जो प्राइम नंबर होते हैं, बाकी सब नहीं होते हैं। 59, 61 होगा हमारा। 61 इज द प्राइम नंबर। 61 इज नॉट डिविजिबल बाय एनीवन। 62 नहीं होगा, 63 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 67 होगा। फिर क्या होगा हमारा? 67 प्राइम नंबर आएगा। 67 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी। 67 हो गया। 68 तो नहीं होगा, 69 भी नहीं होगा, 70 नहीं होगा, और फिर 71 फिर होगा हमारा 71, 72 नहीं होगा, फिर होगा हमारा 73। ठीक है बेटा, ये क्या है हमारे? दीज आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 74। तो कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6। 6 अपॉन 65 इज द आंसर फॉर पार्ट ए। ठीक है बेटा जी, अब वो डिविजिबल भी नहीं है ना किसी से, तो 6 अपॉन 65 हो जाएगा। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके जो और पार्ट है चलो करा ही देता हूँ मैं, आप भी क्या इतनी मेहनत करोगे, आपको तो कोई एक ही करना है ना, मैं दोनों करा देता हूँ। वो कह रहा है राहुल ड्रॉज अ कार्ड विद एन इवन नंबर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, इवन नंबर डिविजिबल बाय 5। इससे इजी तो देखो, इसमें तो फिर भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। और पार्ट में तो अगर आपको एग्जाम में करना होता है क्वेश्चन, तो आपको क्या करना चाहिए? और पार्ट करना चाहिए, इसका बी पार्ट। ठीक है, अब इवन नंबर डिविजिबल बाय 5, तो डिविजिबल बाय 5 कौन कौन से नंबर होते हैं? जो 5 आता है जिनके यूनिट प्लेस पे, या फिर 0 आता है, तो 5, 10, 15 दीज आर डिविजिबल बाय 5 ना। तो इसमें हमारा क्या क्या काउंट होगा? 10 काउंट होगा। हाँ जी, 10, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो ऐसे कितने नंबर आ जाएंगे हमारे? 7 आ जाएंगे। तो 7/65 इज द आंसर फॉर दिस। इसने क्या बोला? इवन नंबर डिविजिबल बाय 5।
यू कैन सी केस स्टडी कितने इजी आ रहे हैं बोर्ड्स में। तो केस स्टडी इजी ही आते हैं, उसको एक बार अच्छे से रीड कर लो आप और फिर वो इजीली हो जाएगा। तो प्लीज केस स्टडीज को गलत ना करें, राइट। तो दिस इज इट अबाउट दिस क्वेश्चन, राइट। वो यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता था, जैसे इवन नंबर कार्ड्स पूछा है तो वो ऐसे भी पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टीम विंस। हाँ जी, क्योंकि दिस इज द कंडीशन जब टीम विन होती है। हाँ जी, इसकी जगह पर वो ये दे सकता था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टीम विंस विद बिग मार्जिन, ठीक है। तो वो फिर ये हो जाता, इसकी जगह पर वो ये दे सकता था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टीम लूज। हाँ जी, अगर टीम लूज होती है तो ये वाली कंडीशन थी ना, और ये वाली कंडीशन कब है हमारी, नंबर डिविजिबल बाय 5। इस केस में वो बिग मार्जिन से हो सकता है, पूछ सकता था प्रोबेबिलिटी दैट टीम विंस बाय बिग मार्जिन, और ये वाला केस हमारा है टीम विन विद स्मॉल मार्जिन, ठीक है बेटा। तो ऐसे भी दे सकता है, यहाँ तो सीधे सीधे नंबर कार्ड्स का नंबर का सिलेक्शन दे दिया, बट वो इस तरीके से भी दे सकता है, ठीक है बेटा जी। होप आपको केस स्टडी अच्छे से क्लियर है। अब हम नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं, ठीक है। तो अभी आप इतनी कर लोगे ना, 5 आपने पहले किए, 5 आप कर लोगे, 10 तो दिस इज लाइक क्वाइट सफिशिएंट। दिस इज जस्ट एन आइडिया कि आपको उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, बाकी होता कुछ नया नहीं है। यू कैन सी वही चीजें हैं जो आप रेगुलर क्वेश्चंस में करते हो, ठीक है, और उनसे इजी ही है। केस स्टडी हमेशा इजी आएगी, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट केस स्टडी। देखो बेटा, जो हमारी मैं भी केस स्टडी करवाने वाला हूँ वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है हमारी, ठीक है बेटा। तो उससे भी कैसी आ सकती है केस स्टडी हमेशा इजी होती है, राइट। अभी मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा क्वेश्चन, नहीं देखा है तो मैं रीड कर ही रहा हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको देख लेना कि क्या क्वेश्चन है। वो कह रहा क्वेश्चन है हमारा, अ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ग्रैंड कल्चरल इवेंट टू शो द टैलेंट ऑफ इट्स स्टूडेंट टू अकोमोडेट द गेस्ट। द स्कूल प्लान्स टू रेंट चेयर्स एंड टेबल्स फ्रॉम अ लोकल सप्लायर। मीन्स एक हमारा स्कूल है जो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसके लिए जो गेस्ट आएंगे उसको टेबल और चेयर की जरूरत है, राइट। तो इट फाइंड्स द रेंट फॉर ईच चेयर इज ₹50 एंड फॉर ईच टेबल इज ₹200। अगर वो एक चेयर रेंट करता है तो उसको एक चेयर के लिए ₹50 देने हैं और एक टेबल के लिए ₹200, राइट। द स्कूल स्पेंड्स ₹30,000 फॉर रेंटिंग द चेयर्स एंड टेबल्स। टोटल उसने जो अमाउंट स्पेंड किया वो कितना किया, 30,000 ऑन बोथ चेयर्स एंड हमारा टेबल्स दोनों के लिए, ठीक है जी। और कह रहा है ऑल्सो द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स चेयर्स एंड टेबल्स रेंटेड आर 30। मिला के जो दोनों चेयर और रेंट मिला के कितनी है, 300। हो सकता है 200 चेयर्स हो, 100 टेबल हो सकता है 250 हमारी चेयर्स हो, 50 टेबल्स हो, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है बेटा जी, राइट। अब है हमारा इफ द स्कूल रेंट्स एक्स चेयर्स, उसने क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नंबर ऑफ चेयर्स रेंटेड, नंबर ऑफ चेयर, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी वो क्या क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है, वो क्या हो गया हमारा एक्स हो गया, ठीक है। टोटल चेयर्स हमारी कितनी है, एक्स आई है, राइट। एंड वाई टेबल्स, तो नंबर ऑफ टेबल्स रेंटेड आपको ये नहीं लिखना है, मैं तो क्वेश्चन करूंगा तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। वो वाई है, ऑलरेडी दिया हुआ है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ है राइट डाउन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन इक्वेशन। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन क्या ही होगा। फर्स्ट पार्ट में देखो टोटल नंबर ऑफ चेयर हमारी रो टेबल मिला के कितनी है, 300 है। तो आप क्या लिख सकते हो, एक्स और वाई मिला के कितने आए हमारे, 300 आए। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, समझ आया बेटा। टोटल टेबल और चेयर जो हमारी आई है वो कितनी आई है, 300 आई है। तो एक्स हमारी चेयर्स है और वाई टेबल्स है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 300 मिल जाएगा। इट इज व्हाट, नंबर ऑफ चेयर्स ना। हाँ जी, अब देखो आप एक चेयर के लिए 50 रुपीज दे रहे हो, ठीक है। तो एक्स चेयर्स के लिए कितने रुपीज दोगे, 50 इंटू एक्स हो जाएगा हमारा। हाँ जी बेटा, फॉर 1 चेयर द रेंट इज हमारा 50 रुपीज और हमने चेयर्स ली कितनी है, एक्स ली है, राइट। तो ऐसे समझ लो ना, अगर आप एक लाते हो तो 50 देने, 2 लाते हो तो 100 देने, 3 लाते हो तो 150, 4 लाते हो तो आपको 200 रुपीज देने। अब आपको एक्स ला रहे हो तो एक्स इंटू 50, वो उससे सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस रेंट फॉर टेबल इज 200 इंटू वाई, और इसमें मिला के दिस इज द कॉस्ट, ठीक है। एक चेयर के लिए भी 50 देना था ना, तो एक चेयर के लिए 50 इंटू एक्स देने होंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट कॉस्ट, और टोटल अमाउंट कितना स्पेंड हुआ है, 30,000 हुआ है। तो यू कैन सी दिस इज द इक्वेशन सेकंड। समझ आया बेटा, ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो, या फिर आप अगर इसमें से 50 आप कॉमन ले लेते हो तो हमारा x प्लस 50 इंटू 4 हमारा 4 y आ जाएगा। 50 इंटू 4 इज हमारा 200, अभी 50 और इसलिए हमारा हो जाएगा 30,000। तो x प्लस 4y, 50 को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो 30,000 अपॉन 50 कैंसिल करोगे 0, 5, 6 is 30। तो x प्लस 4y हमारा कितना आ गया, 600 आ गया। आप इसको भी उसको लेबल करोगे चलेगा, सेकंड वाला इक्वेशन अगर उसको सॉल्व कर आप लेबल कर देते हो सेकंड, तो वो भी करेक्ट आंसर है। अभी ये हमारा कैलकुलेशन में इसको हेल्प कर सकता है, ठीक है। मैं इसको सेकंड इसको भी बोल सकते हो या उसको भी बोल सकते हो, किसी को भी बोल सकते हो, ठीक है जी। फर्स्ट इक्वेशन में आपको सिर्फ ये लिखना है, दैट इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट एंड दीज 2 आर द योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट, ठीक है जी। समझ आया। या इसको इसकी जगह आप ये भी डाल सकते हो,
दैट वर्क्स ऑल्सो, वो भी ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, उसकी सिर्फ सिंप्लीफाइड फॉर्म है, राइट। अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स एंड नंबर ऑफ टेबल्स रेंटेड बाय द स्कूल, ठीक है। तो बी सेकंड में जो इसका वो 2 मार्कर है, एक्स और वाई की वैल्यूज बतानी है, ठीक है जी, क्लियर। ये हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, राइट। ये फर्स्ट इक्वेशन, मैं इसको सेकंड इसको सॉल्व करने के लिए मैं सेकंड इसको अज्यूम कर रहा हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, आप लिख दो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या होता है, x प्लस 4y हमारा 600 दिया हुआ है, हाँ जी, ऊपर x प्लस वाई कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, राइट। जब माइनस करते हैं हम लोग तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाले के, तो x माइनस एक्स कैंसिल, 4 माइनस वाई 4y माइनस वाई, तो 3y हो जाएगा, 600 माइनस 300, तो दैट विल बी 300, ठीक है। और 3 इधर डिवीजन में जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 100 आ गई। तो हमें कितने टेबल्स लिए, हमने लिए हमारी टोटल 100 टेबल्स, तो चेयर्स कितनी हो जाएंगी हमारी, 200 हो जाएंगी। आप इसको लिख दो, पुटिंग करने का तरीका भी होता है ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं हम लोग, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा x प्लस 100 इक्वल्स टू 300, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 200 आ जाएगी, राइट बेटा जी। वो इस तरफ जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा, 300 माइनस 100 इज 200, राइट। तो नंबर ऑफ चेयर्स हमने कितनी, नंबर ऑफ टेबल्स हमारी कितनी होगी, आप फाइनल आंसर लिख देना 100, और नंबर ऑफ चेयर्स हमने कितनी रेंट की है, 200, इजी, राइट। जिसका और पार्ट है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करना, बाकी जरूरत नहीं है, आप इसी को कर लोगे तो चलेगा। इफ द स्कूल वांट्स टू, मैं रीड कर रहा हूँ सिर्फ, और इफ द स्कूल वांट्स टू स्पेंड अ मैक्सिमम ऑफ रुपीज 27,000 ऑन 300 आइटम्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स इट कैन रेंट। मींस आपको सिर्फ इसको चेंज करना है, 30,000 की जगह 27,000 आपको डाल देना है, राइट। तो आपकी नंबर ऑफ चेयर्स और टेबल्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ऑफकोर्स नंबर ऑफ चेयर्स इंक्रीज हो जाएंगी और नंबर ऑफ टेबल्स डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि टेबल की कॉस्ट ज्यादा है और चेयर की कॉस्ट कम है, राइट बेटा जी। तो वो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। व्हाट यू नीड टू डू, आपको यहाँ पर सिर्फ 30,000 की जगह 27,000 लेना है, तो ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी आपकी, ये 5 और 52 यहाँ पर 520 आ जाएगा, सॉरी 520, 520 आएगा, ठीक है। तो आप सोल्व कर लीजिएगा। आई एम जस्ट डूइंग द पार्ट थर्ड नाउ, मेरा काम है केस स्टडी को कंप्लीट सिखाना आपको। वो कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल्स दैट कैन बी रेंटेड इन ₹30,000 इफ नो चेयर्स आर रेंटेड, राइट। अगर हम कोई भी वो नहीं ले रहे हैं, मतलब वी आर नॉट रेंटिंग द चेयर्स, वी आर जस्ट रेंटिंग द टेबल्स, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ टेबल रेंट करते तो ये तो बहुत ईजी है। नंबर ऑफ टेबल्स रेंटेड कितनी आ जाएंगी हमारी, भाई टोटल अमाउंट कितना है हमारा, अभी हम 30,000 स्पेंड कर रहे हैं और एक टेबल को रेंट करने के लिए हमें 200 रुपीज देने हैं, राइट। बहुत इजी है, टोटल को 200 से डिवाइड कर दो, आपका मतलब टोटल अमाउंट 30,000 आपको स्पेंड करना है और 1 के लिए आपको 200 देने हैं, तो कितनी आप उसमें रेंट कर सकते हो, तो 20 से 20 कैंसिल, तो ये हमारा आ गया 150, ठीक है। तो 150 विल बी द आंसर फॉर द थर्ड पार्ट, ठीक है। सिर्फ ये बताना था कि अगर व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल्स दैट कैन बी रेंटेड इन ₹30,000 इफ नो चेयर्स आर रेंटेड, ठीक है। अगर कोई आप चेयर रेंट नहीं कर रहे हो, टोटल अमाउंट आप सिर्फ टेबल पे स्पेंड कर रहे हो, तो जो एक के लिए हमारा वैल्यू है उस सेम टोटल वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो वी गेट द आंसर। हो सकता है यहाँ पे टेबल्स ना पूछ के यहाँ पे चेयर्स पूछ लेता कि 30,000 में कितनी चेयर्स आ सकती है, तो आपको 30,000 को 50 से डिवाइड करना होता, तो 600 विल बी योर आंसर, राइट। क्वेश्चन भी कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। इसका जो और पार्ट है वो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पुट कीजिएगा, आप ना कमेंट कीजिएगा, सो दैट आई कैन चेक कि आपने कितना सीरियस होकर उसको किया है, राइट। मैं बता तो चुका हूँ, सिर्फ यहाँ पे 27,000 को रिप्लेस करना है, राइट। दैट इज ऑल अबाउट दिस हमारा केस स्टडी। चलिए अब लास्ट केस स्टडी देख लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। वो हमारी एपी से भी केस स्टडीज आती है, ठीक है। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी की आती है, डिपेंड ऑन द सेट कि आपको क्या मिल रहा है। मेनली एप्लीकेशन ऑफ फ्रिगो कहीं से भी बन सकती है, वैसे तो एप्लीकेशन ऑफ फ्रिगो एपी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और आजकल रेडियस रिलेटेड टू सर्कल से भी आने लगे, ठीक है। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ भी आ सकता है, यू हैव टू बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर, ठीक है बेटा जी। तो चलिए देखते हैं हमारी लास्ट केस स्टडी ऑफ दिस क्लास। देखो बेटा, ये हमारी केस स्टडी है इन, और ये इस तरीके की फिगर जो आपको देख ली होगी आपने स्टार्टिंग में, जो लास्ट मैंने डाली है फोटो वो देख ली होगी। In order to organize annual sports day, a school prepared an 8-lane running track with an integrated football field inside the track area as shown below, right? That is figure is given to you. वो कह रहा था length of innermost lane of the track is 400 meter. सबसे जो अंदर वाला हमारा है उसकी जो वो हो गई हमारी लेन की लेंथ, that is 400 मीटर। फिर वो कह रहा है and each subsequent lane is 7.6 meter longer than the preceding lane, right? देखो ये ईपी का क्वेश्चन है, बच्चों के लगेगा पता नहीं क्या ये, अगर आप उसको अच्छे से रीड करोगे तो कॉमन डिफरेंस दे दिया ना आपको, इनरमोस्ट की 400 हो गई। अब हर एक की जो लेंथ है वो 7.6 मीटर ज्यादा है, राइट। तो यू कैन से ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है हमें 400 मीटर,
और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना दिया हुआ है 7.6 मीटर। हर एक की जो लेंथ होगी वो 7.6 मीटर से इंक्रीज हो जाएगी, राइट। अब वो बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इसमें। बेस्ड ऑन गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऑलरेडी ये भी बता दिया कि एपी के कॉन्सेप्ट आपको यूज करने हैं। अब इससे ज्यादा क्या ही होगा हम इसमें क्वेश्चन में इजी, राइट। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिक्स्थ लेन। क्या पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में, लेंथ ऑफ सिक्स्थ लेन A6 पूछ रहा है। हाँ जी, तो A6 हमारा क्या होगा A+5D होगा। हाँ जी, कहां से आया an का फॉर्मूला हमारा क्या होता है A+n-1 इंटू डी ना। एपी में दो ही तो फॉर्मूले होते हैं हमारे मेनली, nth टर्म के लिए होता है और हमारा सम ऑफ n टर्म्स के लिए होता है। दो ही मेन फॉर्मूलाज होते हैं। तो अगर यहाँ पे A6 की बात हो रही है तो यहाँ 6 - 1 5 आ जाएगा, राइट। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, a की वैल्यू 400 दी हुई है, प्लस 5 इंटू 7.6 हो गया। मल्टीप्लाई कर लो और ऐड कर दो, तो 5 7 6 इज 30, कैरी 3, 5 7 इज 35 और 3 38। तो कितना आ गया हमारा 438 मीटर आ गया, ठीक है। तो लेंथ ऑफ सिक्स्थ लेन, सिक्स जब इसमें टीएच लग जाएगा ना तो nth टर्म का ही फॉर्मूला यूज होगा, राइट। अब पूछे हाउ लॉन्ग इज द 8th लेन देन दैट ऑफ 4th लेन, ठीक है। मतलब आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, आपसे पूछना चाह रहे हैं सेकंड पार्ट में हाउ लॉन्ग इज द 8th लेन दैट ऑफ 4th लेन, मींस उनका डिफरेंस कितना होगा वो पूछना चाह रहा है। A8 माइनस A4 पूछना चाह रहा है। तो बंदा आया भाई, अगर A8 से मैं A4 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे उसका वो पता चल जाएगा ना कि वो कितनी बड़ी है। हाँ जी, तो ये इसको आप कैसे लिख सकते हो, A8 को हम लिख सकते हैं A+7D, राइट बेटा, माइनस A4 को हम A+3D लिख सकते हैं, ठीक है जी, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा A+7D माइनस अंदर मल्टीप्लाई का -A-3D आ जाएगा वो हमारा, राइट। A से A कैंसिल हो गया, 7 - 3 कितना है 4D हो गया, ठीक है बेटा जी। 70 - 3D 4D हो गया ना, तो 4 इंटू 7.6 हम कर लेंगे। तो 4 इंटू 6 इज 24, कैरी 2, 4 7 इज 28, 28 और 2 30, तो 30.4 मीटर, ठीक है। आप लिख दोगे द 8th लेन, इस तरीके से आंसर देना, द 8th लेन इज 30.4 मीटर longer than 4th लेन, ठीक है बेटा, राइट। इसका वो भी तरीका हो सकता था, आप पहले A8 फाइंड अलग से करो, A4 आप अलग से फाइंड करो, फिर उनका डिफरेंस लो, तभी भी सेम ही आंसर आना है। तो यू हैव टू जस्ट रीड द क्वेश्चन और उसको कितना इजी वे में आप कर सकते हो, आपको उसको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। बाकी अगेन आई विल से कि आप कॉन्सेप्ट करेक्ट उसकी एक्यूरेसी पे जाएं, लेंथी में ना जाएं, ठीक है। आपका वो करेक्ट होना ज्यादा जरूरी है, मार्क्स मिलने आपको ज्यादा जरूरी है, ठीक है बेटा। तो A8 माइनस A4 हमारा ये आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, थर्ड पार्ट इज अगेन 2 मार्कर, ये दोनों 1 मार्कर थे, तो इसमें ऑप्शंस होंगे A और B। 2 मार्कर क्वेश्चन में ऑप्शंस आते हैं हमारे, ठीक है। वो है व्हाइल प्रैक्टिसिंग फॉर अ रेस अ स्टूडेंट टुक 1 डाउन ईच इन फर्स्ट 6 लेन। किसने किया उसने, व्हाइल प्रैक्टिसिंग फॉर अ रेस अ स्टूडेंट टुक 1 डाउन ईच इन फर्स्ट 6 लेन। हमारा फर्स्ट में गया, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, राइट। तो मुझे व्हाट इज फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट। जब भी टोटल वर्ड आ जाए तो उसमें सम जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, S6 बताना है, ठीक है। उसने फर्स्ट 6 लेन में किया है ना डिस्टेंस को कवर, प्रैक्टिस करते हुए, राइट। तो S6 आपको बताना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी 6/2, ठीक है, इन ब्रैकेट 2 इंटू ए। मैं फॉर्मुला साइड में लिख देता, चलो पहले फॉर्मुला लिख देता हूँ फिर वैल्यूज पुट करता हूँ। तो Sn के लिए फॉर्मुला होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मुला फॉर हमारा Sn, ठीक है बेटा जी, राइट। अब हम S6 लिख रहे हैं, तो जहां जहां n है वहां 6 डालेंगे, बाकी वैल्यूज डाल देंगे। 2a, a हमारा 400 दिया हुआ है, प्लस n-1, n-1 हमारा क्या होगा 5, 6 - 1 इज 5 हो गया ना, और d इज हमारा वो 7.6, ठीक है जी। ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, 2 इंटू हमारा 400 800 आ गया, प्लस 5 इंटू 7.6 हम ऊपर कर चुके हैं, वापस करने की जरूरत नहीं है, 38 आ जाएगा, राइट। बस आपने ऊपर से ही किया हो, अगर ऊपर गलत किया तो यहाँ भी गलत हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट इनटू 838, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई दिस, तो ये कितना आ जाएगा, 3 8 इज हमारा 24, 3 3 9 और 2 11, 3 8 इज 24 और 1 25, ठीक है। तो मीटर, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा हमारा, दैट इज 2514 मीटर, ठीक है बेटा जी। देखो इस तरीके की केस स्टडीज आती है, इसका और पार्ट आपको बताना है, इसका आंसर, इसके और पार्ट का आंसर आप कमेंट में डालिएगा, जो इसका बी पार्ट है। वैसे तो ये ज्यादा इजी है उससे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है, कि क्या आंसर इसमें हमारा है, राइट। बताना क्या है, स्टूडेंट टू 1 डाउन ईच इन लेन 4 to 8, ठीक है। तो आपको फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट, तो इसमें आपको S8 माइनस S4 करना है, ठीक है बेटा जी। क्या करना है, S8 माइनस S4 करना है, राइट। वो आपको क्लियर हो गया होगा और आपको समझ आया होगा कि केस स्टडीज इजी होती हैं, दे आर नॉट टफ, राइट, दे आर क्वाइट इजी। आपको सिर्फ और सिर्फ उसको अच्छे से रीड करना है और समझ लेना है कि वो कौन से चैप्टर है, ठीक है बेटा। तो इसके साथ हमारी केस स्टडीज हो गई हैं, राइट।
इंपॉर्टेंट वाली हो गई है, इसका सेकंड पार्ट था ये। बाकी जब एग्जाम्स के पास में मैं कुछ केस स्टडीज 10 to 15 केस स्टडीज तभी भी करा दूंगा, सो दैट आप एग्जाम से पहले एक बार आपका ब्रीफ रिवीजन काइंड ऑफ हो जाए उस चीज के लिए। ठीक है बेटा, तो इतना ही रखते हैं और फिर हम अभी कुछ और नया देखते हैं। सैंपल पेपर आपको कराता हूँ और वन शॉट वीडियोस भी अपलोड करता हूँ जितना जल्दी हो सकती है। ठीक है जी, होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए पढ़ाई करते रहिए। देखो मेरे करने से कुछ नहीं होगा, आप जब करोगे खुद से तो आपको तभी चीजें आएंगी। ठीक है बेटा, तो आप खुद से प्रैक्टिस करो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। राइट, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, द मैक्सिमम योर प्रैक्टिस विल बी मैक्सिमम योर स्कोर विल। ठीक है राइट बेटा, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना। राइट बेटा जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।